ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे गुजरात में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ के दर्शन कैसे करें। तो कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, कहाँ खाएं और कहाँ कहाँ घूमें। तो चलिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, इससे पहले हम आपको एक छोटी सी कथा सुना दें इसके बारे में। तो शिव महापुराण के अनुसार कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय हो जाने का श्राप दिया, क्योंकि चंद्रमा अपनी सारी पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और इसके कारण सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने इससे बचने के लिए शिवजी की स्तुति की। तत्पश्चात इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में स्थापित समुद्र के किनारे किया गया, देवताओं द्वारा स्थापित हुआ। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है, जिसे आज हम लोग सोमनाथ के नाम से पूजते हैं। मान्यता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमनाथ के दर्शन करता है उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कब जाएं। तो सबसे सही मौसम रहेगा आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाने का नवंबर से मार्च का महीना सबसे अच्छा है। और दोस्तों, आप सावन के टाइम और शिवरात्रि के टाइम और गर्मियों के टाइम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा जाना, क्योंकि वहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। थोड़ा सा सर्दियों के समय ही मौसम बहुत सही रहता है। तो आप नवंबर से मार्च के महीना आपके लिए बहुत अच्छा है जाने के लिए। तो फिर उसके बाद बात करते हैं हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं। तो आपके पास चार ऑप्शन बचते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाने के, जिसमें कि ट्रेन के द्वारा आप ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सकते हैं, बस के द्वारा और फ्लाइट के द्वारा, और आप अपने कैब से भी जा सकते हैं, अपने साधन से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन से बात करते हैं, जो कि सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, किसी भी शहर से आ रहे हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे तो सोमनाथ का ही है, सोमनाथ बना हुआ है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का रेलवे स्टेशन है, पर आपको सोमनाथ सीधे डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी कोई भी ट्रेन। तो आप वेरावल जंक्शन पे आके उतर सकते हैं। वेरावल जंक्शन से सोमनाथ की दूरी, मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। वहाँ से आपको बाहर ऑटो रिक्शा, बहुत सारे ऑटो रिक्शा, ई कैब, ये सारे मिल जाएंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी। और अगर आपको वेरावल के लिए भी ट्रेन नहीं मिल रही तो उसके पहले फिर आप अहमदाबाद, साबरमती और राजकोट ट्रेन से आ सकते हैं। वहाँ से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ से आने के। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस से भी आप सीधे डायरेक्ट राजकोट से, अहमदाबाद से, साबरमती से आप सीधे डायरेक्ट बस से भी आ सकते हैं। बस से लगभग यही दूरी पड़ती है, आपको 400 के आसपास की डिस्टेंस पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ जाने का, आप फ़्लाइट से आ सकते हैं। तो फ़्लाइट से नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो है केशोड़, जहाँ से आपकी 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सोमनाथ की। और अगर आपके पास केशोड़ का भी ऑप्शन नहीं है, केशोड़ में अगर नहीं मिल पा रही है आपकी कोई फ़्लाइट, तो आप दीव एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो दीव से जो कि डिस्टेंस है 85 किलोमीटर की, वहाँ से भी आपको आसानी से बसेस मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी एयरपोर्ट से सोमनाथ पहुँचने के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, आप अपने साधन से, अपनी गाड़ी से कैब करके किसी भी तरीके से आ सकते हैं। वो तो सीधे आपको डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर के पास ही आपको स्टैंड मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना आराम से रुक सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि वहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सोमनाथ में बहुत सारे रुकने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आपको धर्मशाला मिल जाएगा, गेस्ट हाउस मिल जाएगा, आपको प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, सोमनाथ का ट्रस्ट भी है। तो जिसका किराया बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि सबसे सस्ता स्टार्ट हो जाता है 100-200 रुपये से, आपको 500 रुपये तक धर्मशाला मिल जाएंगे अच्छे। गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे, बट गेस्ट हाउस को आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी उससे पहले ही, यहाँ आने से पहले। और अगर आप प्राइवेट होटल्स लेते हैं तो 700 से होटल से स्टार्ट हो जाते हैं। नॉन एसी और एसी का किराया लगभग 1100-1200 की पड़ता है, और होटल्स का किराया फिर 2-2.5 हज़ार तक चला जाता है। मतलब अच्छे होटल्स मिल जाएंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं कि हम वहाँ पर आपको क्लॉक रूम की भी सुविधा मिल जाएगी। जैसे कि आपके पास आपको कोई धर्मशाला नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा, आपको उसी दिन दर्शन करके ही निकलना है, तो आप अपना बैग क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। वहाँ 40 से 50-100 रुपये के आसपास क्लॉक रूम में आपका बैग जमा हो जाएगा और आप अपना दर्शन करके वहाँ से डायरेक्ट वापस भी निकल सकते हैं। और वहाँ पे आपको फ़ोन की पर्स जमा करना पड़ेगा जब भी आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि आरती का टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, फिर एक आरती होती है दोपहर के 12 बजे, फिर एक होती है शाम के 7 बजे। तो इसमें आपको जब भी आप मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको फ़ोन, पर्स की कोई भी चीज़ अंदर नहीं ले आने देंगे, वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, वहाँ पे आपको फ्री रहता है। आप फ़ोन, पर्स तो आपको फ्री में ही जमा हो जाता है रिसिप्ट, और आपको रिसिप्ट मिलेगी, वो पर्ची आप अपने संभाल के रखिएगा।
तो चलिए मंदिर के अंदर शुरू करते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 लाइन मिलेगी, एक लेडीज़ की और एक जेंट्स की। तो दोनों को अलग अलग से जाना पड़ेगा। और एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि आप मंदिर में अगर फैमिली जा रहे हैं तो आप अंदर जाने के बाद लाइन भी वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लगती है, जिसमें क्या आप जब दर्शन कर लेंगे उसके बाद आप भटक जाएंगे, क्योंकि मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है और भीड़ काफ़ी होती है, जिसके कारण एक दूसरे से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक बार ये कोशिश करिए कि जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो स्लीपर्स दोनों लोग एक ही जगह पर उतारें, लेडीज़ और जेंट्स दोनों की स्लीपर्स एक ही जगह हो, ताकि जब आप लौटें तो कम से कम आपको पता रहेगा कि ये स्लीपर आपकी मौजूद है, तो यानी कि अभी कोई बाहर नहीं निकल के गया है। तो चलिए मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। बाबा सोमनाथ के, बाबा जय शिव शंकर के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा के दर्शन करते हैं। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं मंदिर से तो आपको फूडिंग की भी बहुत सारी अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको वहाँ पे ट्रस्ट का भोजनालय भी है, जो कि ट्रस्ट के अगर आप भोजनालय में आप जाते हैं तो आपको वही 70-80 रुपये का आपको थाली मिलेगी, और जो कि दोपहर के टाइम जो लंच होता है 11 से 3 का होता है, और रात में वही 7 से 9 बजे के आसपास का आपको डिनर करने मिलेगा। अगर आप नॉर्मल होटल्स में खाना चाहेंगे, रेस्टोरेंट में खाना चाहेंगे तो 80 रुपये 100 रुपये से थाली स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपको मतलब 200 रुपये तक में भी चली जाती है। खाना आपको अच्छा मिल जाएगा खाने को। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि हमने खाना खा लिया, अब उसके बाद वहाँ पे साइट सीन क्या क्या करें, मतलब वहाँ कहाँ कहाँ घूमने जाएँ। तो साइट सीन के बहुत सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे। सोमनाथ सबसे पहले आप बाहर आएँ तो सोमनाथ ओशियन व्यू देखिए, बीच व्यू, बीच का जो नज़ारा है ना बहुत प्यारा है। तो सोमनाथ से जैसे ही बाहर आएंगे थोड़ी दूर में ही आपको बीच का व्यू देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे टिकट लगता है 5 रुपये का, आप वो ख़रीद के अंदर जा सकते हैं और वहाँ समुद्र के किनारे बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लीजिए, समुद्र की लहरों का मज़ा लीजिए। वहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग आनंद एंजॉय करते हैं अपने आप को, बहुत बहुत मज़ा आता है। वहाँ पे आपको नारियल पानी भी पीने को मिलेगा, शिकंजी भी मिल जाएगी, मतलब पानी यानी कि थोड़ा सा हाँ धूप रहती है, ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपके पास हो सके तो अम्ब्रेला हो तो अम्ब्रेला लेके जाइए, क्योंकि थोड़ा डिहाइड्रेशन हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद आप वहीं बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल जस्ट लगा हुआ है पुराना सोमनाथ मंदिर, जो कि देवताओं द्वारा स्थापित किया था, जिसको बार बार मुगलों ने तोड़ा था, जिसका पुनर्निर्माण किया गया था अहिल्याबाई के द्वारा। तो वो मंदिर ज़रूर दर्शन कर लें। वहाँ पे पंडाओं के द्वारा वहाँ पे पंडा बैठते हैं, तो पितृ मुक्ति का भी वहाँ पे उत्सव मतलब कार्यक्रम होता है। इसके बाद आप वहाँ से ही 500 मीटर की दूरी पर त्रिवेणी संगम के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदी का संगम मिलेगा। वहाँ पे भी पिंडदान दिया जाता है और नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे मछलियों को दाना दे सकते हैं, पंछियों को दाना दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करने को मिल जाएंगी। उसी के जस्ट थोड़ी दूर पे आगे सूर्य नारायण का मंदिर है, जो कि पश्चिम दिशा पड़ती है, तो पश्चिम दिशा का सूर्यदेव का मंदिर है, जहाँ पे अस्त होता है सूर्यदेव, और पूर्व दिशा का कोणार्क में है। और वहीं के पास में ही गोलोक धाम तीर्थ भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप वहाँ जा सकते हैं, शारदा मठ जा सकते हैं। और फिर उसके लिए आपको ये सब तो आप कर लेंगे आप आसानी से, बट उसके बाद अगर आपको थोड़ा दूर जाना तो भालका तीर्थ और बाण गंगा के लिए आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा। तो वो ऑटो रिक्शा लगभग 300-400 रुपये लेगा, जो कि आपको भालका तीर्थ, बाण गंगा और शारदा मठ ये सब दर्शन करा देगा, साइट सीन। और अगर जिसके पास इतना बजट नहीं है कि 300-400 नहीं एफर्ट कर सकते, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है सिंगल। अगर आप पर्सन दर्शन करने जा रहे हैं तो आप 30 रुपये का बस का फेयर ले सकते हैं। तो वो मतलब वहाँ पे सौराष्ट्र में ही बसेस चलती हैं वही मंदिर के तीर्थ वाली, तो वो आपको 30 रुपये में पूरा ये सारे दर्शन करा देंगी। और उसकी टाइमिंग रहती है लगभग 8 से 9 बजे के आसपास मॉर्निंग में होती है, उसके बाद फिर एक दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच चलती है, उसके बाद नहीं चलती। एक लोगों का कुल मिला के खर्चा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का कितना होता है, चलिए बात करते हैं। अगर आप अपने शहर से अगर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपको अगर एक दिन का ही खर्चा बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा वहाँ पे दर्शन करने। तो एक दिन आपको 100 से 200 रुपये मान लीजिए कि एक टाइम का खाना हो गया, तो 200 रुपये आपके एक टाइम के खाने के हो जाएंगे, और 700 रुपये के आसपास आपका रुकने का हो जाएगा, और आसपास की जो लोकेशंस है वो घूमने का। ओवरऑल टोटल 2000 रुपये में आपको 2000 से 2500 में आपका किराया लगेगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का। इसमें हमने आपके शहर से आने का किराया नहीं जोड़ा है, उसको हटा के मैं बता रहा हूँ 2000 से 2500 रुपये का किराया लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हमें बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।